हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपना अध्ययन भी कर रहे होंगे। तो हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिखे इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें आपके 9 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं, जिसमें कि हमने सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य आदि देख लिया है। इसके बाद आज अब हम रासु काव्य पढ़ रहे हैं। रासु काव्य का एक वीडियो पहले आ चुका है और ये सारे वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप सारे वीडियो वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज हम रासु काव्य के अंतर्गत पृथ्वीराज रासु को पढ़ने वाले हैं, जो कि चंद्र बरदाई द्वारा लिखित है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो चैनल से जुड़ जाइए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, जिससे कहीं ना कहीं आपकी स्टडी में भी हेल्प मिलेगा और अपने हिंदी साहित्य के अध्ययन को पुख्ता करते रहिए। तो चलिए देखते हैं पृथ्वीराज रासु के संबंध में आचार्य शुक्ल के जो विचार हैं उन पर दृष्टि डालते हैं। चंद्र बरदाई 1225 से 1249 ये इनका समय काल है संवत में। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासु हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासु के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी और जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था। किसका? चंद्रबरदाई का और पृथ्वीराज चौहान का। तो और इनकी ये भट्ट जाति के थे, ये इनका गोत्र था और इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी। पंजाब के लाहौर में इनका जन्म हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन ये संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। ये जालंधरी देवी का इष्ट किसे प्राप्त था? तो चंद्रबरदाई को। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता था। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। ये आपको चंद्रबरदाई के विषय में बताया गया है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासु 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासु में कितने पृष्ठ हैं? 2500, जिसमें 69 समय या सर्ग हैं। सर्ग या अध्यायों को इसमें समय में डिवाइड किया गया है। जो सर्ग होते हैं या अध्याय, उनको यहाँ पर समय नाम दिया गया है। सर्ग, अध्याय या खंड, कुछ भी कह लीजिए। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। इसमें प्राचीन समय में उस समय जितने छंद प्रचलित थे, लगभग सभी का प्रयोग चंद्रबरदाई ने किया है। मुख्य छंद है कवित्त, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। ये सभी नोट करने वाली बातें हैं, इनको आप नोट करते चलिए। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासु में कौन कौन से मुख्य छंदों का प्रयोग किया है? तो कवित्त, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासु के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासु के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया था, कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में रासु की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हड़ के हाथ में रासु को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासु में है और इस छंद के रूप में यहाँ पर उद्धृत है। कैसे? पुस्तक जल्हड़ हथ दय चलि गज्जन नृपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरिय जिमि, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत, चंद नंद उद्धरिय तिमि। अब आगे देखिए, पृथ्वीराज में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। अब इसका वर्ण विषय क्या है, इसमें क्या क्या वर्णित है, वो यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने बताया है। आबू के यज्ञ कुंड से, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति
जो है वो किस रासो ग्रंथ में दिखाई गई है, किस रासो ग्रंथ में वर्णित है? तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अरुणोराज के पौत्र थे। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान तथा सोमेश्वर के पुत्र अरुणोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अब ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता का क्या नाम है? तो राजा सोमेश्वर के पुत्र थे और अरुणोराज के पौत्र थे। अरुणोराज हम पीछे देखा है, अपने बीसल देव रासो जब पढ़ा था तो उसमें विग्रहराज चतुर्थ के पिता अरुणोराज दिखाए गए हैं। विग्रहराज चतुर्थ जिनका बीसल देव जिनका उपनाम था वो भी अरुणोराज के पुत्र दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सोमेश्वर और बीसल देव भाई भाई हुए, तो वही, और इसमें अरुणोराज के पौत्र थे पृथ्वीराज। अब आगे देखिए, अनंगपाल की 2 कन्याएं थीं। अब सोमेश्वर का विवाह किससे हुआ था? दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल थे, उनकी कन्या से हुआ था। अब अनंगपाल की यहाँ पर आपको जो कथानक है, जो जिससे आप गहराई से अपने आप भी क्वेश्चंस को पकड़ सकते हैं, हल कर सकते हैं, इसलिए इसमें शॉर्टकट ना करा के हम आपको पूरा का पूरा पृथ्वीराज रासो के विषय में जो कुछ दिया है उसका पूरा कथानक हम आपको यहाँ पर विस्तार से समझाए दे रहे हैं, कुछ भी ना छोड़ते हुए। अनंगपाल की 2 कन्याएं थीं, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। इनकी 2 कन्याएं थीं, एक का विवाह हुआ कन्नौज में कन्नौज के राजा विजयपाल से, जिससे कि जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई, और दूसरी कन्या का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनसे कि पृथ्वीराज का जन्म हुआ। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद ले लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ के सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चुनकर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसे पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकाल कर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गांधर्व विवाह किया और अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ ह्रास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देखकर शहाबुद्दीन चढ़ाया, पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज की युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी हैं। अब ये तो मूल कथानक था जिसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। मूल कथा क्या थी, कथा का सारांश क्या था, वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ रासो ग्रंथ में है। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। अब यहाँ पर कथानक बताने के बाद आचार्य शुक्ल ने जब उसकी प्रामाणिकता की परीक्षा की तो वो कहाँ कहाँ पर प्रामाणिकता में विफल हुई है और कहाँ पर जो ऐतिहासिक तथ्य हैं और जो पृथ्वीराज रासो में दिए हुए तथ्य हैं उनका मेल ना खाना, इन सब बातों का स्पष्टीकरण यहाँ पर उन्होंने दिया है। और इसका अधिकतर भाग जो है अप्रामाणिक होने के कारण ही इसे कई विद्वानों ने अप्रामाणिक ही लगभग माना है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। जिस समय की ये रचना है ये उससे काफ़ी पीछे की लिखी हुई विद्वानों द्वारा साबित की गई है। बहुत से पीछे के नाम जो कि पृथ्वीराज जो राजा थे उनके समय के बहुत पीछे जो नाम हुए हैं, जो लोग हुए हैं, उनके नाम भी इसमें पाए गए हैं। इसीलिए ये प्रमाण और पुष्ट हो जाता है कि ये उस समय की रचना न होकर बहुत पीछे अर्थात 16वीं शताब्दी के करीब लिखी हुई रचना है।
कौन से नाम आए हैं? रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ नाम पीछे के आने से संदेह और पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संबतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। अब कौन? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा भाटों की कल्पना मानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी इसको अप्रामाणिक माना है। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने, पृथ्वीराज की जो राजसभा थी उसमें एक कश्मीरी कवि थे जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता है। जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नाम का एक काव्य लिखा है जिसकी आधी प्रति ही प्राप्त होती है, पूरी नहीं मिली। उसमें दिए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं और उसमें जो घटनाएं या संवत जो भी समय दिया है वो पृथ्वीराज के समय से बिल्कुल मेल खाता है और सही ठहरता है। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है जिसका समर्थन हाँसी के शिलालेख से भी होता है, और जो जयानक में उनकी माता का नाम लिखा है वही हाँसी के शिलालेख में भी लिखा है, तो ये उससे सिद्ध हो जाता है कि ये सत्य होगा। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उक्त ग्रंथ जो है कौन सा? पृथ्वीराज विजय, जो कि जयानक द्वारा लिखा है संस्कृत में, वो प्रामाणिक और समसामयिक है। जो उसकी घटनाएं हैं वो समय से, इतिहास से मेल खाती हैं। उसके तथा हमीर महाकाव्य आदि प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के राजा अनंग पाल की पुत्री के साथ विवाह, उसमें दिए संबंध तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता कर्पूर देवी लिखा है। उसके तथा हमीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंग पाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। कौन कौन सी बातें असंगत सिद्ध होती हैं? जो कि उसमें दी हुई हैं कि पृथ्वीराज अपने नाना के पास रहते थे, उन्होंने उनको गोद लिया था, ये, और पृथ्वीराज का नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता का हरण होना इत्यादि बातें असंगत हैं क्योंकि ये पृथ्वीराज विजय में नहीं वर्णित हैं, जबकि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ने इनका वर्णन किया है। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है। जो आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति हुई, वो जो है जब शिलालेखों की जांच की जाती है तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं मिलती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि जो शिलालेख हैं उनमें सोलंकी, चौहान आदि राजाओं के शिलालेख भी मिले हैं जिनमें वे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहे गए हैं। जो अग्निकुल की उत्पत्ति बताई है वो अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल 1115 में दिल्ली गोद जाना, 1122 में कन्नौज जाना, 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ 1158 में लिखा है। पर शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं हैं। जो शिलालेखों में मिलते हैं, पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है उसमें मिलते हैं, वो संवत जो है मेल खाते हैं, परंतु पृथ्वीराज रासों में दिए हुए संवत उन दोनों से ही मेल नहीं खाते, इसलिए इस पे और संदेह की पुष्टि होती है। जो शिलालेखों में वर्णित समय है और जो पृथ्वीराज रासों में वर्णित समय है उसमें 90 वर्ष का अंतर पाया जाता है। उसको पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। जो 90-91 वर्ष का जो अंतर आ रहा है पृथ्वीराज रासों में और अन्य शिलालेखों या पृथ्वीराज विजय में जो संवत वर्णित है उनमें लगभग 90 या 91 वर्ष का अंतर आ रहा है। वो अंतर क्यों आ रहा है उस चीज़ को यहाँ पर मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने स्पष्ट किया है कि रासों के संवत सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने कहा ये अप्रामाणिक है या कल्पना प्रधान है, ऐसा नहीं है, जबकि एक नियम के अनुसार इसमें इतना अंतर रखा गया है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण के से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा है। एकादश से पंचदह विक्रम साक अनंत तिहरि पुजयपुर हरन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र, ये दोहा उन्होंने उल्लिखित किया है और इसका अर्थ इस प्रकार बताते हैं। और विक्रम साक आनंद का अर्थ किया है अशून्य और नंद, ये यहाँ पर आनंद दिया है उसी को यहाँ पर क्लियर करते हैं। अशून्य और आनंद 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए, इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। उनके समय से 90 वर्ष कम जो लिखे हैं, घटाए गए हैं, वो 90 वर्ष घटाए क्यों गए हैं इस बात को वो स्पष्ट नहीं बता सके, इसका उपयुक्त कारण नहीं दे सके। अब यहाँ से देखिए, बात संवत की ही नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता। अब चलो संवत को छोड़ दो कि ये 90 का अंतर क्यों आया
और किस प्रकार ये संवत मेल नहीं खाते हैं, आगे पीछे हैं, ये छोड़ दो। दूसरी बात बताते हैं कि संवत की बात नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। संवत के विषय में तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, किसी न किसी कारण से ये रखा गया है, वो कारण भी वो बता नहीं सके, परंतु जो कल्पित घटनाएं हैं उनका अब क्या किया जाए। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। काव्य ग्रंथ भी अगर ऐतिहासिक घटनाओं पर लिखा जाता है तो बिना किसी कारण कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का अब यहाँ पर वो उदाहरण दे रहे हैं आचार्य शुक्ल कि जयानक का जो पृथ्वीराज विजय है, जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक हैं। यहाँ पर बताते हैं कि अगर काव्य ग्रंथ के कारण इसमें घटनाएं या नाम या कुछ भी उलटफेर किया गया है तो जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ये जो है आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिए। इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ये हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संबंध तो ठीक होते। उनका कहना कि अगर ये उसी समय का लिखा हुआ ग्रंथ भी होता और इसमें कदाचित किसी ने पीछे से भी कुछ न कुछ जोड़ दिया होता तो कम से कम कुछ न कुछ संबंध तो ठीक होते। जो उस कवि का उस समय का लिखा होता वो तो सही होता, जो जोड़ा हुआ होता वही कल्पित होता, लेकिन इसमें तो कुछ भी व्यवस्थित रूप से नहीं दिया हुआ है। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नामक कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है। अब पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है जयानक का, उसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान थे उनका जो मुख्य भाट था उसका नाम बंदीराज, जो उनका मुख्य भाट था उसका नाम जो है पृथ्वी भट्ट बताया है। भाट है जो बंदीराज रहा करते थे उनमें पृथ्वी भट्ट नाम का उल्लेख है, लेकिन चंद का उल्लेख उसमें कहीं नहीं है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है। अब कौन सा श्लोक यहाँ पर दिया है, ये देखिए। तनयश्चंद्र राजस्य चंद्रराज इवाभवत संग्रहम ये सुवृत्तानाम व्यधात। ये यहाँ पर श्लोक वर्णित है, इसके आधार पर इन्होंने ये कहा। इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है ये राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं। ये जो हैं ये कौन है, चंद्रवरदायी न होकर चंद्रक कवि हैं, जिसका उल्लेख काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रवरदायी नाम का कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा, क्योंकि जयानक ने किसी भी चंद नाम के कवि का उल्लेख नहीं किया है अपने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर पहली बात अगर चंद नाम का कोई कवि होगा तो वो पृथ्वीराज के दरबार में नहीं रहा होगा, और अगर दरबार में रहा होगा तो जयानक के कश्मीर लौट जाने के बाद आया होगा। जब इन्होंने इनका पृथ्वीराज का वर्णन लिखा है पृथ्वीराज विजय नामक काव्य ग्रंथ में, तो उसमें उल्लेख नहीं है, तो हो सकता है इनके कश्मीर जाने के बाद वो पृथ्वीराज के दरबार में आया हो। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार होता गया, उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की वह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। अब यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा वर्णन आचार्य शुक्ल ने दिया है कि पृथ्वीराज के पुत्र थे गोविंदराज या उनके भाई हरिराज, इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा होगा, जिसने उसके पूर्वज जिस इन लोगों के गोविंदराज और उनके भाई हरिराज के जो पूर्वज थे पृथ्वीराज वीरता का वर्णन सुना होगा, और उन्हीं की वीरता से प्रभावित होकर जो बहुत सा पीछे जो कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार किया होगा, उन सबको लेकर चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मानकर उसी के नाम पर रासो नाम की बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई हो। पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो, किसने, जो इनके पुत्र और भाई के दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई कवि होगा और पृथ्वीराज की वीरता को लेकर उसने जो है कुछ न कुछ लिखा होगा, और उसी को आधार मानकर ये इतना लंबा चौड़ा रासो ग्रंथ तैयार कर दिया गया होगा। भाषा, अब यहाँ पर भाषा की परीक्षा में बताते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है। आचार्य शुक्ल ने चंद्रवरदायी की जो पृथ्वीराज रासो की भाषा है उसको क्या कहा है, भाषा, क्योंकि निराश होना पड़ता है, क्योंकि कथन के रूप में भी आ सकते हैं कि ये आचार्य शुक्ल ने कथन किस ग्रंथ के विषय में लिखा है या किस ग्रंथ के विषय में उन्होंने उक्त कथन दिया है। भाषा की कसौटी पर ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट कथन है। दोहों की और कुछ
कवित्वों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपनी असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। और यहाँ पर भाषा बेमेल टाइप की मिलती है इसमें। कहीं कहीं पर तो उस समय में जो भाषा प्रचलित थी जो ग्रंथों में, वो भाषा पृथ्वीराज रासों में मिली है, और कहीं कहीं भाषा का वह रूप मिला है जो उससे बहुत बाद का है, और क्रियाएं भी थोड़ा आधुनिक प्रकार की उसमें दिखाई पड़ती हैं जो कि आधुनिक भाषा में प्रयोग की जाती हैं। तो ये ना तो पूरी तरह से प्राचीन भाषा कही जा सकती है और ना पूरी तरह से आधुनिक कही जा सकती है। तो इस प्रकार की बेमेल अनगढ़ भाषा पृथ्वीराज रासो की है। इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। अब लास्ट में आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि इसमें भाटों ने कहाँ कब क्या मिलाया, क्या नहीं मिलाया, और कितना ग्रंथ असली है कितना नकली है, कुछ नहीं कहा जा सकता, इसका निर्णय असंभव है। इसी के कारण ये ग्रंथ भाषा के इतिहास, जैसे भाषा का कोई अध्ययन करना चाहे, जानना चाहे कि उस समय में किस प्रकार की भाषा प्रचलित थी, किस प्रकार के क्रिया रूप थे, किस प्रकार के भक्तियाँ प्रचलित थी, तो अगर इस ग्रंथ को पढ़ के किसी प्रकार का कोई अनुमान व्यक्त नहीं कर सकता। और न साहित्य के इतिहास के, जो साहित्य का इतिहास जानना चाहते हैं कि किस समय क्या लिखा गया था, साहित्य में किस समय क्या चल रहा था, उसको अगर जानना चाहे तो भी यहाँ पर संवत या ऐतिहासिक घटनाएं बिल्कुल बेमेल हैं, जिससे कि ना तो ये भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। उनके यहाँ पर कुछ भी प्रमाणिक नहीं मिलने वाला। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कोई कोई क्या बताते हैं कि चंद के जो पूर्व पुरुष थे वो मगध से आए। पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि जन्म लाहौर में हुआ। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आए। अब यहाँ लिखा है कि सोमेश्वर के समय राजपुताने में आए। पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे पृथ्वीराज का मंत्री बना, कि पहले सोमेश्वर के दरबार में रहे और फिर उसके बाद पृथ्वीराज के मंत्री बने। सखा और राज कवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया और वहां बहुत सी भूमि चंद को दी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। अब यहाँ ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये चंद्रवरदाई की वंशावली दी हुई है, जिसका कि कोई परीक्षा की दृष्टि से कोई महत्व नहीं जान पड़ रहा है। अब यहाँ पृथ्वीराज रासो के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक ऐसा पद आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है। वह पद यह है, ये पूरा जो है पद दिया गया है साहित्य लहरी की टीका में, जिसमें सूर की वंशावली दी है, वह यह पद है। अब सूर की वंशावली यहाँ पर क्यों दी है, क्योंकि जो वंशावली पीछे दी गई है उसमें सूरदास को भी चंद्रवरदाई का वंशज बताया गया है। इसलिए जो साहित्य लहरी में उन्होंने, सूरदास जी ने अपना जो आत्म परिचय जो लिखा है, उसकी टीका जो है साहित्य लहरी की, उसमें ये पद दिया गया है। तो इसमें सूर की वंशावली दी गई है। अब उसमें ये इसलिए दिया गया है कि इस बात की पुष्टि हो सके कि जो सूरदास ने अपनी वंशावली दी है उसमें चंद्रवरदाई का नाम है अथवा नहीं, क्योंकि चंद्रवरदाई की जो वंशावली दी गई थी उसमें सूरदास का नाम था। अब आप इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सूरदास जो हैं उनको भी चंद्रवरदाई के वंशजों में शामिल किया गया है। अब यहाँ से देखिए, बाकी जो है वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्व नहीं रखता है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद्य नमूने दिए जाते हैं। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश तह उदित हुग दिल्ली उदित हिंदुवान थान उत्तम सुदेश तह उदित दुग दिल्ली सुदेश संभरी नरेश चहुआन थान पृथ्वीराज तहाँ राजंत भान। ये पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय से उद्धृत है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। लाइन्स में पूछा जा सकता है, जो पंक्तियां आती हैं उनमें पूछा जा सकता है कि ये पृथ्वीराज रासो के किस समय से लिया हुआ उदाहरण है। समय अर्थात सर्ग या खंड है। पृथ्वीराज रासो के जो पद्मावती समय है उससे यहाँ पर ये पंक्तियां दी गई हैं, और इसमें आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में भी इनको पढ़ सकें। अब देखिए, संभ निरेश सोमेश, ये जिस प्रकार ये मनहु कला सस्भान कला कला 16 सुबिन्नी बाल बैस सीता समीप अमृत स्पिन्नी, ये वाला इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है। इसी प्रकार ये देखिए, इसका आप इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी कग्गार दिन्नो, ये दिखंत दिट्ठी उच्चरीय
और ये किए है बज्जिए घोर निशान रान चौहान चौहदिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है। सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिसि, उट्टिराज पृथ्वीराज बाग मनोलग वीर नट। और इससे जो ऊपर ये दिए गए हैं इनको भी आप ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी नए प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं, उनमें नई पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी भाषा से आप जान सकते हैं, लेकिन आदिकालीन सभी ग्रंथों की भाषा लगभग ऐसी ही थी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए थोड़ा आप इनको 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कढ़त तेग मन बेग लगत मनोबीज झट घट, थकी रहे सूर कौतिक गगन रंगन मगन भय शोणधर। पुराशन मुल्तान खंदार मीर, ये इसका भी। तो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है और पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई लिखित था वो आज यहाँ पर समाप्त हो गया है। उसका लगभग विस्तार से कुछ भी छोड़ा नहीं है, तो विस्तार से आपको लगभग जो भी इस ग्रंथ में दिया हुआ था सब लगभग आपको बता दिया है। और मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो उम्मीद करती हूँ आपने नोट कर लिए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आपके पास कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, और फीडबैक तो ज़रूर दीजिएगा कि ये क्लास, ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है और इसको आप किस प्रकार एंजॉय कर रहे हैं, अध्ययन में आपको कितनी हेल्प मिल रही है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताया करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आगे के जो रासो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।